दोस्तों ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है भारतीय प्रशासन। तो आज हम भारतीय प्रशासन के सेकंड लेक्चर को कवर करेंगे। देखिए, ये वीडियो सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम कई सारी बातों को जानेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर को भी आप ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पहला टॉपिक है संवैधानिक ढांचे में सिविल सेवाएं, नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदोन्नति। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने स्पेशली हमने सिविल सेवा के मतलब को जाना था। इसमें हमने ब्रिटिश टाइम पीरियड में किस तरह से सिविल सेवा का विकास हुआ था, एक बैकग्राउंड से हमने काफ़ी बातें कर ली थी, एक बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट लेक्चर में। अब भारत आज़ाद हो जाता है तो आज़ादी के बाद भी भारत में सिविल सेवाएं बनी रहती हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम आगे की बातें जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है संवैधानिक ढांचे की, मतलब कि संविधान के अंतर्गत सिविल सेवाओं के बारे में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, जैसे कि नियुक्ति के बारे में, उनकी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के बारे में, और पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के बारे में क्या क्या बातें संविधान में बताई गई हैं, अनुच्छेदों में बताई गई हैं। यहाँ पर हमें इन बातों को समझना है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार के लिए समान हैं और वर्तमान समय में अखिल भारतीय सेवाओं को 3 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, जिसे नॉर्मली आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिविल सेवाओं को मुख्य रूप से आपके, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनको ज़्यादातर ऐड किया गया है। हालांकि राज्य स्तर पर भी हम देखते हैं जो पीसीएस वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल पर, उसमें भी हम सिविल सेवाओं की भर्ती की बातें सुनते हैं। वहाँ पर भी कई सारी पोस्ट निकलती हैं सिविल सेवा से संबंधित। तो वो कर्मचारी भी इसमें ऐड हैं, ठीक है, सिविल सेवा में ऐड हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मुख्य तौर पर अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनके बारे में यहाँ पर स्पेशली बात की जा रही है, जिनकी नियुक्ति कहीं भी हो सकती है पूरे देश में। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक हमने थोड़ी सी यहाँ पे हमने कुछ बातें समझ ली। अखिल भारतीय सेवाओं को हमने देखा जो 3 प्रकार की नॉर्मली हैं। वास्तव में अनुच्छेद 309 यह संसद को शक्ति प्रदान करता है और यह उनकी सेवा में नियुक्त लोक सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों के विनियमन की शक्ति प्रदान करता है। देखो दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 309 है ये संसद को ये शक्ति देता है कि संसद जो लोक सेवक होते हैं उनकी भर्ती से संबंधित या उनकी सेवा से संबंधित नियमों को निर्धारित कर सकती है। ठीक है, संसद को यह अधिकार है अनुच्छेद 9 के अंतर्गत कि संसद जो लोक सेवक होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में, उनकी भर्ती के बारे में और उनको किस तरह की सेवा या सर्विस देनी है देश के लिए, उसके बारे में वो नियम बना सकती है। अनुच्छेद 9 ये अधिकार संसद को देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 10 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब देखो दोस्तों, जो अनुच्छेद 310 है वो बताता है कि जो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जो अधिकारी होते हैं या ये जो केंद्रीय सेवाओं से संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मतलब जब तक राष्ट्रपति का उनको विश्वास प्राप्त होता है, जब तक राष्ट्रपति उनको ना निकाले, कोई भी व्यक्ति या कोई भी अथॉरिटी अखिल भारतीय सेवकों को उनके पद से नहीं हटा सकती। शॉर्ट में यही कहा जा सकता है कि सिर्फ राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अखिल भारतीय सेवकों को, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो आईएफएस के कर्मचारी हैं, उनको राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ये लोग राष्ट्रपति के विश्वास पर ही टिके रहते हैं। अब देखो दोस्तों, ये तो ऑफिशियली बात की जा रही है विश्वास पर, लेकिन जब राष्ट्रपति को लगता है कि इनसे कुछ गलत काम हुआ है और जब इनके खिलाफ सबूत वगैरह आते हैं तभी राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं। ऐसे नहीं कि वो मन से ही हटा देंगे। बट हाँ, फिर भी अनुच्छेद 10 में यही कहा गया है कि राष्ट्रपति ही उन्हें हटा सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करे या दूसरे जो मंत्री वगैरह हैं वो रिक्वेस्ट करें राष्ट्रपति से, या राष्ट्रपति को किसी आईएएस या आईपीएस के बारे में रिपोर्ट भेजें, उसके बाद ही राष्ट्रपति फिर हटाने का फैसला लेता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर संविधान के ढांचे में सिविल सेवाओं के बारे में
क्या बातें कही गई हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिविल सेवाओं को हम अब भारतीय संविधान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान क्या कहता है। फर्स्ट लेक्चर में तो हमने अंग्रेजी शासन के दौरान सिविल सेवा को समझा था कि बहुत सारे जो चार्टर अधिनियम वगैरह पारित किए गए थे, जो उस समय के जो वायसराय थे जो और गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जो कानून बनाए थे सिविल सर्वेंट के लिए, हमने उनको पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर हम सेकंड लेक्चर में भारतीय संविधान के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है, तो उसके बाद जितनी भी बातें लोक सेवाओं से संबंधित हैं, सिविल सर्विसेज से संबंधित हैं, हम इस वीडियो में उसको समझ रहे हैं। अनुच्छेद 311 में किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ अथवा राज्य के अधीन कोई सिविल पद पर धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 11 में भी कुछ बातें की गई हैं सिविल सर्वेंट के बारे में। अब जो संघ यानी कि जो केंद्रीय स्तर पर जो अधिकारी हैं, जो पूरे देश के लिए काम करते हैं, सिविल सर्वेंट हैं, जैसे कि आईएएस, जो पूरे देश में कहीं भी उसकी नियुक्ति की जा सकती है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो वो संघ यूपीएससी के द्वारा वो नियुक्त किया गया है और संघ एक केंद्र लेवल का वो अधिकारी है। कुछ सिविल सर्वेंट राज्य स्तर के भी होते हैं, ठीक है, राज्य स्तर के भी होते हैं जो राज्य में ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर सभी सिविल सर्वेंट को शामिल किया गया है। अब कोई भी सिविल सर्वेंट है, उसको उसकी नियुक्ति करने वाले से नीचे का कोई अधिकारी उसको हटा नहीं सकता। जैसे कि सिविल सर्वेंट की अगर नियुक्ति की है किसी अधिकारी ने, भाई जाहिर सी बात है बड़े अधिकारी ही या बड़े जो पद पर लोग हैं वही नियुक्ति करते हैं सिविल सर्वेंट की। हालांकि वो एग्ज़ाम देने के बाद ही एलिजिबल होते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति वगैरह ऑफिशियली किसी के द्वारा की जाती है, ठीक है। मतलब ये है कि जिस अधिकारी के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है, उससे छोटा अधिकारी उनको पद से कभी हटा नहीं सकता। जब हम आईएएस वगैरह की बात करते हैं तो उन्हें तो राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन जो दूसरे भी सिविल सर्वेंट हैं, तो उन्हें भी उनकी जो नियुक्ति की जाती है जिनके द्वारा, जिस भी नाम के व्यक्ति के द्वारा, उनको उससे छोटे लेवल का अधिकारी नहीं हटा सकता। कई बार क्या होता है दोस्तों, प्रमोशन के द्वारा भी कई लोग सिविल सर्वेंट बन जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी सिविल सर्वेंट हैं तो उनको उनकी नियुक्ति करने वाले अधिकारी के से नीचे के पद का कोई अधिकारी नहीं हटा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 312 के अनुसार भारत की संसद राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के कारण नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है। अब अनुच्छेद 312 संसद को ये अधिकार देता है कि राज्यसभा अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद को ये अधिकार है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। जैसे कि आईएफएस का आज हम नाम सुनते हैं, ठीक है। आज ये एक पूरे भारत लेवल पर एक अखिल भारतीय सेवा है, लेकिन पहले नहीं थी, तो इसे नया बनाया गया है स्पेशली वन विभाग के लिए। तो संसद को यह अधिकार है कि अगर राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर देती है एक नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित, तो संसद नई अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस का सृजन कर सकती है। यह भारत की राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित होता है और इसमें वेतन और पेंशन राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। अब देखो दोस्तों, पहले अखिल भारतीय सेवाओं का एक बार फिर मतलब समझ लो, अखिल भारतीय सेवाएं होती क्या है। देखो यहाँ पर हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज राज्य स्तर की भी हैं और अखिल भारतीय सेवा अखिल भारतीय भी हैं, मतलब पूरे भारत में भी होती हैं। राज्य स्तर की मतलब यूपी की सिविल सर्विसेज यूपी तक ही सीमित है, बट हाँ कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जैसे कि आईएएस आईपीएस जो कि पूरे भारत में कार्य करते हैं। वो यूपी में भी हैं, वो तमिलनाडु में भी हैं। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश में प्रशासनिक तंत्र को नियंत्रित करती हैं और इसमें कई सारे अधिकारी आते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जो अधिकारी हैं, इनका जो वेतन है या दूसरी जो चीज़ें हैं, वो जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, उन दोनों के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। मतलब अखिल भारतीय सेवा करने वाले कोई भी अधिकारी हैं तो उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही नियंत्रित करती है मिलकर।
अब जो राज्य सरकार है वो क्या करती है, राज्य सरकार उनको वेतन देती है और उनको पेंशन देती है। तो राज्य सरकार वेतन और पेंशन का वहन करती है, लेकिन इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक, अगर कोई डिसिप्लिन से रिलेटेड या अब कोई ये गलत कार्य करते हैं तो उससे संबंधित कोई कार्यवाही केवल भारत की केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है। केंद्रीय सिविल सेवाओं का सीधा संबंध भारत की स्थायी नौकरशाही और प्रशासन से है। केंद्रीय सिविल सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं के साथ समूह ए और समूह बी में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो दोनों ही जो सिविल सर्वेंट है, अखिल भारतीय लेवल के ऑल इंडिया लेवल के जो सिविल सर्वेंट हैं उनको कंट्रोल या नियंत्रित करेगी। लेकिन जो राज्य सरकार है वो सिर्फ उनके वेतन और पेंशन को देखेगी, लेकिन जो केंद्र सरकार है वही कोई कार्यवाही अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कर सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो केंद्रीय सिविल सेवाएं हैं उनका सीधा संबंध भारत की स्थायी नौकरशाही और प्रशासन से है, क्योंकि देखो इनको हटाना इतना आसान होता नहीं है। तो पूरा जो भारत है उसको एकजुट रखने में या उसके जो प्रशासन है पूरे भारत का उसको एक जैसा रखने में इनकी एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन अधिकारियों को इतनी जल्दी हटाया नहीं जा सकता। राज्य सरकार हटा ही नहीं सकती, तो हटाने का एक लंबा प्रोसेस है, वो भी केंद्र सरकार ही हटा सकती है इन अधिकारियों को। तो इससे प्रशासन सुदृढ़ होता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ तक आपको काफ़ी बातें समझ में आई होंगी। अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के बारे में बताया गया। अब इस अनुच्छेद 312 में ही कुछ नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के बारे में भी बताया गया है। अनुच्छेद 323, जिसमें संसद भारतीय सेवाओं में केंद्रीय सेवाओं और पद पर नियुक्त व्यक्ति की भर्ती और सेवा की शक्ति के संबंध में विवादों और शिकायतों के मुकदमे के निर्णय के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है, उसको ये अनुमति अनुच्छेद 323 के तहत दी गई है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 323 संसद को ये अधिकार देता है कि संसद अगर चाहे तो भारतीय सेवाओं में जो केंद्रीय सेवाएं हैं उन पर जो अधिकारी नियुक्त होते हैं तो उनकी नियुक्ति को लेकर, उनकी जो भर्ती होती है उसके तरीक़ों को लेकर, या दूसरी जो चीज़ें उनकी सेवाओं से सर्विस से संबंधित हैं उसको लेकर, या कोई विवाद या कॉन्फ्लिक्ट है तो या शिकायत है तो उससे संबंधित इन चीज़ों को, इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए या नियुक्ति वगैरह से संबंधित कुछ सुझाव लेने के लिए या कुछ भी बातें इसमें शामिल हो सकती हैं, तो उनके लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संसद कर सकती है। ठीक है, मतलब ये है कि एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण में क्या होगा, मान लो कि लोक सेवक अधिकारियों से संबंधित कोई विवाद है, नियुक्ति को लेकर कोई विवाद है, लगता है कि नियुक्ति सही से नहीं की गई है, इसमें भ्रष्टाचार वगैरह हुआ है या भर्ती के तरीक़ों में कुछ गलतियां हुई हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए संसद प्रशासनिक न्यायाधिकरण की नियुक्ति कर सकती है, मतलब एक संस्था स्थापित कर सकती है जो इन मुकदमों की सुनवाई करेंगी। तो ये अधिकार अनुच्छेद 323 के तहत संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 335 के अनुसार संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 335 है, अब इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, एससी और एसटी के जो सदस्य होते हैं, उनको प्रशासन में नियुक्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर साथ में क्या बात है दक्षता को बनाए रखने के लिए, ये दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा। देखो दोस्तों, क्या है कि एक्चुअली आप थोड़ा ज़मीनी स्तर पर बात कर रहे हैं, मेरी यहाँ पर भावना किसी को ठेस पहुँचाने की नहीं है। अब ज़मीनी स्तर पर हम जो देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कई बार जो जनरल के जो बच्चे होते हैं, जो जनरल के कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके कई बार हाई मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको कई वजहों से नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। इसका एक बड़ा रीज़न है आरक्षण, ठीक है, रिजर्वेशन। और एससी और एसटी वर्ग को क्योंकि आरक्षण दिया गया है और उसके कई सारे कॉन्टेक्स्ट रहे हैं आरक्षण देने के, तो जिसके तहत इनको कम नंबर आने पर भी
नौकरियां मिल जाती हैं आरक्षण के तहत। अब मान लो कि किसी जनरल वाले बच्चे के, कि कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है जिसके मान लो कि 81 मार्क्स आए हैं, और कोई SC SC का बच्चा है, SC या ST का बच्चा है जिसके मान लो कि 75 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 75 मान लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि 81 वालों को नौकरी ना देकर 75 वाला, जो कि SC ST का वर्ग का व्यक्ति है, उसको नौकरी मिल जाती है। अब यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ है, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जिस बच्चे के इतने ज़्यादा नंबर आए हैं वो इस बच्चे से इंटेलिजेंट तो हो गई। इंटेलिजेंस का मतलब है कि वो अपने काम में काफ़ी बेटर हो सकता है, ठीक है। जनरल वाला ये जो बच्चा था, मैं सभी को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ बस जिसके 81 आए हैं, जिसके 75 आए हैं, अगर हम मार्क्स के हिसाब से देखें तो ये वाला बच्चा काफ़ी आगे है, ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम SC और SC ST वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए हमें आरक्षण भी देना ज़रूरी है। इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं जो कि सही भी बैठते हैं। इनको आरक्षण भी मिलना ज़रूरी है क्योंकि लंबे समय से इनके साथ भेदभाव हुआ है, इनको ऊपर भी उठाना है। तो ऐसे में यहाँ पर कहा गया है अनुच्छेद 335 में, अब इनको जो रिज़र्वेशन वगैरह का जो भी सिद्धांत है वो फॉलो करते हुए इनको प्रशासन में रखा जाएगा, लेकिन साथ में दक्षता भी देखी जाएगी। दक्षता मतलब प्रशासन की इफ़िशिएंसी में कमी ना आए। मतलब देखो, एक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका एक तरीका होता है, वो अपने कार्यों को काफ़ी बेटर तरीके से करता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि चाहे आप SC को नौकरी दो, चाहे आप ST को दो, भले नंबर कम आने पर दे रहे हो, लेकिन आपको प्रशासन की दक्षता पर ध्यान देना है। ये नहीं कि आप जिसके कम नंबर आए आप उसको नौकरी दे रहे हो और प्रशासन का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल आलसी जैसा हो गया या बिल्कुल बेकार हो गया। नहीं, अनुच्छेद 335 के तहत कहा गया है कि भले ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नौकरियां दी जाएंगी, उनके दावों को माना जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी दक्षता पर ध्यान दिया जाएगा प्रशासन के, ठीक है। और इसीलिए ट्रेनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी की जाती है, तो इसके कारण सभी एक बराबर प्रशासक बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी की भावना को ठेस पहुँचाना मेरा यहाँ पर काम नहीं था, बस 335 में यही बताया गया कि यहाँ पर हमें प्रशासन की दक्षता पर ध्यान देना है। देखो दोस्तों, वैसे जो जनरल है, जो SC ST का वर्ग है, ठीक है, आप डायरेक्ट हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये कम इंटेलिजेंट है या ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एक्चुअली यहाँ परिस्थितियों का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इनकी परिस्थितियाँ अलग हैं, इनकी परिस्थितियाँ अलग हैं, तो उस परिस्थिति में कम स्कोर कर पाना भी बहुत अपने आप में बड़ी बात होती है। कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऊपर से फिर जब हम ट्रेनिंग जब दी जाती है सिविल सेवकों को, तो फिर वो एक ही कैटेगरी में आ ही जाते हैं। अनुच्छेद 322 के अनुसार, सॉरी 320 है, अनुच्छेद 320 के अनुसार भारत में सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती से संबंधित सभी मामलों में UPSC संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 320 का मानना है कि भारत में सिविल सेवाओं की जितनी भी भर्तियां होती हैं, सिविल सेवकों या लोक सेवा से संबंधित जो भी भर्तियां की जाती हैं पदों पर, ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ा जो निकाय है, संस्था है, UPSC संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है केंद्रीय स्तर पर पूरे भारत के लिए, तो उससे परामर्श करना एक बार आवश्यक होता है, ठीक है। मतलब संसद अगर कोई फैसला ले रही है तो उससे परामर्श कर सकती है। दूसरे मामलों में जो राज्य स्तर की जो सेवाएं हैं उसमें भी UPSC की कई सारे परामर्श या सुझाव लिए जा सकते हैं। सिविल सेवाओं में भर्ती निम्नलिखित विधियों द्वारा की जाती है: परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण। देखो दोस्तों, ये हम जानते हैं जैसे कि जो सिविल सेवाएं हैं उसमें डायरेक्टली, जैसे कि हम अगर UPSC की बात करें, यहाँ UPSC का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आप स्टेट PCS का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, दूसरे जो सिविल सेवाएं हैं आप उनका भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन फिर भी जो ईजी है समझना वो है UPSC। तो जैसे कि UPSC है, तो UPSC में हम क्या देखते हैं कि डायरेक्टली आपने एग्ज़ाम दिया, 3 फेज़ में आपके एग्ज़ाम हुए। पहले आपने प्री क्लियर किया, प्रीलिम्स वगैरह, फिर मेंस का एग्ज़ाम दिया और फिर आपने इंटरव्यू दिया, मतलब 3 लेवल पर आपने एग्ज़ाम दिया और डायरेक्टली आपकी अखिल भारतीय सेवा में आपको चयनित कर लिया जाता है। आप एक अखिल भारतीय सेवा में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, आप एक लोक सेवक बन जाते हैं। डायरेक्ट आपने एग्ज़ाम दिया और आप बन गए। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि अब स्टेट PCS को अगर हम देखें, स्टेट PCS में क्या होता है, स्टेट PCS में कई बार पदोन्नति के द्वारा, प्रमोशन के द्वारा किसी व्यक्ति को
एसडीएम बना दिया जाता है, डीएम बना दिया जाता है, तो वो प्रमुख सिविल सेवक बन जाता है। हालांकि वो ऑलरेडी सिविल सेवा में था, पर फिर भी कई दूसरे जो छोटे अधिकारी हैं उनको कई बार पदोन्नत कर कर किसी छोटे लेवल के सिविल सेवा में उनको दे दिया, सिविल सेवा में उनको स्थान दिया जाता है, पद दिया जाता है। और स्थानांतरण मतलब कई बार क्या होता है कि आपको किसी एक डिपार्टमेंट से हटाकर जब किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपको डाल देते हैं, आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो कई बार आपको एक डिपार्टमेंट से हटने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में एक बड़ी पोस्ट या एक ऐसी पोस्ट मिलती है जो सिविल सेवा से संबंधित हो सकती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिविल सेवाओं में जो चयन होता है, भारत में जो विधियाँ हैं कानूनी रूप से देखा जाए तो वो डायरेक्टली एग्ज़ाम के द्वारा भी होती है, प्रमोशन के द्वारा भी होती है और स्थानांतरण के द्वारा भी होती हैं। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा भारत में विभिन्न सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता परीक्षा है। यह परीक्षा मुख्यतः 3 चरणों में आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, ठीक है, मुख्य परीक्षा मेन एग्जामिनेशन और अंत में व्यक्तिगत परीक्षण पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। देखो दोस्तों सिंपल है, ये तो आप जानते हैं ना कि आईएएस वगैरह की या यूपीएससी कैसे कंडक्ट कराता है अपने एग्ज़ाम को। तो संघ लोक सेवा की अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो वो बड़े लेवल पे पूरे देश की ये प्रतियोगिता है, एक काफ़ी सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन में से माना जाता है। और इसमें 3 फेज़ में 3 चरणों में एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है प्रीलिम्स का, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं। फिर मेंस का एग्ज़ाम होता है, जब आप इसे पास कर लोगे तो आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे जिसमें आपको थ्योरीज़ वगैरह काफ़ी लिखनी पड़ेगी, ऑप्शनल पेपर वगैरह होते हैं आपके, वो अलग चीज़ें। इसके बाद आपको फिर इंटरव्यू देना होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि लगभग आप ये समझ लो कि इन तीनों को आप जब पास कर लोगे उसके बाद आप एग्ज़ाम में पास माने जाते हो। और ये जो एग्ज़ाम हैं, ये तीनों ही एग्ज़ाम लगभग इनको क्लियर करने में 1 साल लग जाता है। मतलब ये एग्ज़ाम एक इंसान अगर दे रहा है तो उसको लगभग 10 महीने लग जाते हैं इस एग्ज़ाम को देते-देते, ठीक है। वो तैयारी नहीं कर रहा, तैयारी के लिए तो अलग समय है, बट 10 एग्ज़ाम उसको देते हुए लग जाते हैं, क्योंकि इनके बीच काफ़ी गैप होता है, इन तीनों चरणों के बीच। कोई नहीं, यहाँ तक आपको इतना ही समझना है। तो इस तरह अखिल भारतीय सेवाओं में चयन किया जाता है डायरेक्टली एग्ज़ाम्स के जरिए। अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च केंद्रीय सेवाओं की भर्ती की वर्तमान प्रणाली वास्तव में मेकाले समिति, कोठारी समिति और सतीश चंद्र समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है। देखो दोस्तों, अब भारत में जो हम वर्तमान में भारतीय सेवाओं की जो संरचना देखते हैं, भर्ती की जो बात करते हैं कि आखिर किस तरह से भारत में सिविल सेवाओं में भर्तियां की जाती हैं, ठीक है, नौकरियां दी जाती हैं या अधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो कई सारी समितियां रही हैं, जैसे कि कोठारी समिति हो गई, सतीश चंद्र समिति। तो ये काफ़ी आज़ादी के टाइम की ये समितियां रही हैं, तो ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेकाले समिति की, तो ये काफ़ी पुरानी है, ये कॉलोनियल टाइम की है। तो इसने कुछ सलाह वगैरह दी थी, इस समिति ने, जो उस टाइम की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, औपनिवेशिक सरकार, उसको, और उसी के अकॉर्डिंग फिर भारत में सिविल सेवाओं की भर्ती की गई थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन समितियों का एक अहम रोल रहा है, एक इम्पॉर्टेंट भूमिका रही है वर्तमान में जो हम भारतीय सेवाओं की भर्ती देखते हैं उसमें, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा परीक्षा की वर्तमान योजना कोठारी समिति और सतीश चंद्र समिति द्वारा निर्धारित की गई है। अब जब हम वर्तमान को देखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आज की बात करें, तो कोठारी समिति और सतीश चंद्र समिति, इनके योजनाओं के द्वारा, इनकी सलाहों के द्वारा आज हम देखते हैं कि जो भारतीय सेवाओं में, केंद्रीय सेवाओं में जो भर्तियां हैं वो की जाती हैं इनकी सिफारिशों के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों सिविल सेवा में प्रमोशन। प्रमोशन शब्द की उत्पत्ति प्रोमोवर से हुई है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ आगे की ओर बढ़ना है। प्रमोशन या पदोन्नति को प्रत्यक्ष भर्ती के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पदोन्नति से जिम्मेदारियों और कर्तव्यों में वृद्धि होती है, भत्तों और वेतन में वृद्धि होती है और नौकरी या सेवा में भी उच्च पद प्राप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो प्रमोशन है उसमें क्या होता है, आगे बढ़ना इसका अर्थ माना जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि कई बार पद में जो आपकी पोस्ट होती है, किसी व्यक्ति की पोस्ट होती है, वो बढ़ जाती है, ऊंची पोस्ट पर व्यक्ति चला जाता है, नियुक्त हो जाता है। कई बार वेतन के द्वारा देखते हैं, वेतन बढ़ जाता है उसका। वैसे ऊंची पोस्ट होगी तो वेतन भी बढ़ जाएगा, उसको भत्ते, जो उसका खर्चा वगैरह है वो मिलता है अलग से।
तो कई सारी चीज़ों में उसको उसकी बढ़ोतरी होती है प्रमोशन के द्वारा। विलियम जी टॉर्पी के अनुसार पदोन्नति का तात्पर्य एक कर्मचारी के एक पद से दूसरे स्थान पर उच्च ग्रेड और वेतन की गति से है। हालांकि पदोन्नति के कुछ और तत्व होते हैं और यह निम्नलिखित चीज़ों को परिवर्तित कर देते हैं: जिम्मेदारियां, कर्तव्य, वेतन, उपाधियां या स्थिति। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक विचारक हैं जिनका नाम है विलियम जी टॉर्पी। अगर हम इनके अकॉर्डिंग बात करें कि पदोन्नति या प्रमोशन का क्या अर्थ होता है, तो उन्होंने कहा है जब एक कर्मचारी को दूसरे किसी ऊंचे ग्रेड में स्थानांतरित कर दिया जाए, उसको नियुक्त कर दिया जाए और उसका वेतन बढ़ जाता है, तो इसी को हम पदोन्नति कहते हैं। हालांकि इसमें ये कहते हैं कि कुछ और तत्व भी शामिल हैं, जैसे कि जो व्यक्ति होता है अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कर्तव्य उसके बढ़ जाते हैं, उसका वेतन भी बढ़ता है, परिवर्तन आता है, उपाधि या स्थिति उसकी बदल जाती है। ठीक है, बढ़ना घटना अलग चीज़ है यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इन सभी चीज़ों में परिवर्तन होता है, उसकी जिम्मेदारियों में, उपाधि में, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। प्रमोशन के अगर हम प्रकारों को देखें तो निम्न ग्रेड से उच्च सेवा तक, मतलब एक कोई निम्न सेवा से उच्च सेवा तक, मतलब छोटी सेवा कर रहा है कोई व्यक्ति, उसको ऊंची सेवा दे दी जाती है। निम्न ग्रेड से उच्च ग्रेड, जैसे कि कई बार होता है ना, ए ग्रेड के अधिकारी, बी ग्रेड के अधिकारी, सी ग्रेड के अधिकारी, जो पहले नंबर पर जैसे ए है तो ये काफ़ी ऊंचा है, ये ए से नीचा पद है, इसमें जो कर्मचारी हैं वो सबसे नीचे हैं, डी वाले में उससे भी नीचे है। तो ये ग्रेड होते हैं, अधिकारियों को दिए जाते हैं। तो बी वाले अधिकारी को अगर ए में कन्वर्ट कर दिया जाए, ए वाले ग्रेड में रख दिया जाए, तो वो एक ऊंचा ग्रेड मिलता है, उसको एक ऊंचा पद मिल जाता है। निम्न वर्ग से एक ऊंचा वर्ग, उच्च वर्ग तक। तो ये प्रमोशन के प्रकार थे, इन्हें बस हल्का हल्का हमें समझना है, ज़्यादा डीपली इन्हें नहीं समझना है। अभी दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि बात की जाएगी कि आखिर कौन कौन से पॉइंट आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी जिन पॉइंट्स को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली और अब हमारा जो मेन टॉपिक आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन तो काफ़ी हमने बात करी है, बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इन्हें भी हमें अभी कवर करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल का सचिवालय होता क्या है, उसकी क्या भूमिका होती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप मंत्रिमंडल की थोड़ा सा इसकी मीनिंग को समझो, मंत्रिमंडल का अर्थ क्या होता है। देखो, जब एक यहाँ पर समझो, लोकसभा का जो नेता होता है, लोकसभा का जो नेता होता है वो क्या बनता है, जो लोकसभा में लीडर होता है, जिसे बहुमत प्राप्त होता है, वो बन जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। अब हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो पीएम होता है उसके पास ही सारी पावर होती है, लेकिन अब पीएम कुछ भी करता है तो वो अपने मुख्य मंत्रियों से सलाह लेता है, उसके बाद ही कोई डिसीज़न करता है, क्योंकि उसे अगर अपनी सत्ता में बने रहना है तो उसे जो एमपी हैं उनका बहुमत चाहिए उसे। तो जो पीएम है हकीकत में वो स्वयं पूरी तरह निर्णय नहीं ले सकता, वन मैन आर्मी वाली यहाँ पे बात नहीं होती। वो बात अलग है कि इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी ये प्रमुख लीडर रहे हैं, लेकिन फिर भी साइड में इनके भी कुछ लोग होते हैं जिनकी सलाह इनको लेनी पड़ती है। अब ये पूरा का पूरा व्यवस्थित फॉर्म में है, ये नहीं कि ये अनऑफिशियल है, एक व्यवस्थित फॉर्म में है। अब पीएम क्या करता है, अब भारत सरकार के कई सारे मंत्रालय हैं, अब कई सारे मंत्रालयों को चलाने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए कई सारे जो एमपी होते हैं उनको मंत्री का पद दिया जाता है। ठीक है, जिससे बनती है मंत्री परिषद। आप समझिए, जैसे कि लगभग मान लो 70-80 मंत्री ले लिए, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, काफ़ी दिन हो गए इसको पढ़े हुए। मंत्री परिषद में क्या हुआ कि लगभग 70-80 लोगों को शामिल कर लिया जाता है और उनको बड़े बड़ी पोस्ट दे दी जाती है। हालांकि उसमें कुछ छोटे मंत्री भी होते हैं, बड़े मंत्री भी होते हैं। तो मंत्री परिषद एक बड़ा रूप है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, अब मंत्री परिषद का एक छोटा रूप है मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद के बाद या मंत्री परिषद का एक छोटा रूप है मंत्रिमंडल, जिसमें प्रमुख जो बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं वही शामिल होते हैं। ठीक है, आप जैसे कि मंत्री परिषद में 70-80 मंत्री शामिल थे, तो इसमें आप समझ लो आधे से भी कम, लगभग 20-25-30 ऐसे मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में, उससे भी कम, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट संख्या याद नहीं आ रही, बट उससे भी कम। तो मंत्रिमंडल में बिल्कुल जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वही शामिल होते हैं, जो सबसे सर्वोच्च स्तर के जो मंत्री होते हैं वो। अब
यहाँ पर समझिए मंत्रिमंडल की आखिर क्या भूमिका होती है, अब हम इसी की बात करने जा रहे हैं। तो अब आपको मंत्रिमंडल का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि मंत्रिमंडल में प्रमुख मंत्री होते हैं, जिनके पास प्रमुख प्रमुख मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं एक सरकार को चलाने के लिए। और ये मंत्रिमंडल की सहायता से ही एक प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाता है। देखिए क्या है ना, प्रधानमंत्री का एक छोटा सा गुट कह सकते हो मंत्रिमंडल, जिसके बल पर प्रधानमंत्री सारे डिसीजन लेता है, यही प्रमुख होता है। यही एक समझ लो छोटा सा एक ग्रुप है जो सारे बड़े बड़े डिसीजन लेता है, उसके बाद ये छोटे नेताओं को बताते हैं अपने डिसीजन के बारे में। अगर ये अब संतुष्ट है पूरी तरह मंत्रिमंडल किसी नीति से तो समझ लो उसका लागू होना तय है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल के सचिवालय की भूमिका। अब मंत्रिमंडल का अपना एक सचिवालय होता है, अपना एक ऑफिस होता है, ठीक है। एक पूरा का पूरा एक ऑफिस होता है जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, मंत्रिमंडल की जो भी गतिविधियां हैं उन सब चीज़ों को मैनेज करता है। अब इसकी क्या भूमिका है, अभी हम इसको समझते हैं। लोक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण स्थान। अब लोक प्रशासन में इसकी क्या भूमिका है, देखो हमारा ये जो चैप्टर था ना, हम सिविल सेवा पे चले गए क्योंकि आपके सिलेबस ने कहा सिविल सेवा भी हमें पढ़नी थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन को चलाने के लिए सिविल सेवा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हमने सिविल सेवा को ख़त्म किया, हमने सिविल सेवा को पढ़ा। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर था वो था लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन में मंत्रिमंडल की सचिवालय की क्या भूमिका है, इसको हम समझ रहे हैं। लोक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण स्थान मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिका होती है। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के प्रशासन, व्यापार नियमों का लेन देन 1961 और भारत सरकार व्यापार नियमों का आवंटन 1961 के लिए जिम्मेदार होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत के प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। भारत का सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ चीज़ें डिसाइडेड हैं, कुछ अनुबंध वगैरह हैं, जैसे कि व्यापार से संबंधित बहुत सारे नियम हैं, लेन देन से संबंधित। तो सचिवालय की मुख्य भूमिका होती है कि वो इससे संबंधित जितनी भी कार्य हैं या ये जो व्यापार नियमों का आवंटन से संबंधित जो भी कार्य हैं वो उसको करता है, उसके लिए वो जिम्मेदार होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, इसका सबसे आप ये कह लो कि प्रधानमंत्री के अंडर में ही मंत्रिमंडल काम करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मंत्रिमंडल एक छोटा समूह है जिसमें प्रमुख लीडर हैं और इसमें सर्वोच्च प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री के अंडर में ये काम करती है, ठीक है। और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है जो मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है वो इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। प्रशासनिक प्रमुख का मतलब ये समझ लो जो काम को करने वाला प्रमुख, मैनेजर समझ लो। मैनेजर वैसे कहना मत, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जो प्रमुख व्यक्ति होगा वो मंत्रिमंडल का सचिव होता है। और एक बॉस की तरह अगर आपको समझना है तो वो आप प्रधानमंत्री को ले सकते हो। और कार्य के रूप में प्रशासनिक उच्च प्रमुख के रूप में सचिव होता है। सचिवालय को निम्नलिखित विषय आवंटित किए जाते हैं। देखो निम्नलिखित कार्य उसको दिए जाते हैं, जैसे कि व्यापार के नियमों, कैबिनेट समितियों और कैबिनेट के लिए सचिवीय सहायता। अब व्यापार के जो नियम वगैरह हैं इसको ध्यान में रखना। और कैबिनेट जो, देखो बहुत सारी समितियां या कमिटीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, तो कैबिनेट से संबंधित जो कमिटियां हैं उनकी सहायता करना। देखो सचिवीय सहायता का मतलब समझ रहे हैं, कई बार ना हमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है जो किसी एक चीज़ें विशेषज्ञ हों, और वो कौन होता है, वो सचिव होते हैं। देखो जो नेता वगैरह हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो हमने मान भी लिया कि कोई नेता है वो इंजीनियर है। अब कई नेता हम मान लिया हमने कि वो उनके पास डिग्रियां हैं बहुत सारी, वो इंजीनियर लेवल की पढ़ाई की उन्होंने, लेकिन प्रशासन को चलाने के लिए प्रशासन की हमें जानकारी चाहिए होती है। अब वो मुहैया कौन कराएगा, सचिव मुहैया कराएगा। इसके अलावा मान लो कि किसी चीज़ के ऊपर कोई नीति बनाई जा रही है, कुछ भी विचार किया जा रहा है, तो सचिव उसके ऊपर काफ़ी बेटर तरीके से जानकारी नेताओं को दे सकते हैं कि देखो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड 5 साल के रहे हैं, आप इन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं अपनी नीतियां बनाने में। तो कई सारी सहायता सचिवों के द्वारा दी जाती है। भारत सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार, और भारत सरकार का जो प्रशासन है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं सचिव। ये जो मंत्रिमंडल का सचिवालय है ये उसका एक प्रमुख कार्य है कि भारत सरकार के प्रशासन पर ध्यान रखना। शासन के विभागों में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके नियमों का पालन सुनिश्चित कराकर व्यापार के सुचारू संचालन को सुगम बनाना। जो डिपार्टमेंट वगैरह हैं सरकार के अंडर में, जैसे वित्त
मंत्रालय हो गया, ये क्या है, डिपार्टमेंट है, उसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट हैं, दूसरे कई सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, सरकार के अलग अलग मंत्रालय हैं। तो उनको उनके नियमों को सुनिश्चित करना कि वो अपने नियमों को फॉलो करें। हर विभाग के बीच सहयोग विकसित करना, जितने भी डिपार्टमेंट है सरकार के उनके बीच एक कॉपरेशन लाना, एक सहयोग लाना। विभागों के बीच मतभेदों को दूर करके निर्णय लेने में सहायता करता है ये। अब जो मंत्रिमंडल का जो सचिवालय है, ये विभागों के बीच कोई मतभेद हो जाता है तो उसको भी सॉल्व करता है। अब देखो, यहाँ पर सिर्फ सचिव नहीं है, सचिवालय में सिर्फ सचिव नहीं, सचिव की भूमिका बहुत ज़्यादा है मंत्रालय, इस मंत्रिमंडल के सचिवालय में, लेकिन यहाँ पे प्रमुख मंत्री भी हैं, तो ये लोग मिलजुल कर भी, और प्रधानमंत्री ही प्रमुख है असली में, तो ये लोग भी मिलकर कई मतभेदों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक आपको काफ़ी बातें समझ में आई होंगी। मंत्रिमंडल सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि भारत के राष्ट्रपति, मंत्रियों और उपराष्ट्रपति को उनकी मासिक सारांश की गतिविधियों के माध्यम से सभी मंत्रालयों या विभागों को गतिविधियों से अवगत कराया जाए। अब मंत्रिमंडल का जो सचिवालय है वो ये सुनिश्चित करता है कि अब राष्ट्रपति ने इस महीने, या जो मंत्री हैं और जो उपराष्ट्रपति और उन्होंने इस महीने, जो भी कोई भी महीना हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर महीना हो सकता है, ठीक है, उस महीने में जो प्रमुख गतिविधियां की हैं, जो भी उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, डिसीजन लिए गए हैं, उनके बारे में अलग अलग मंत्रालयों और विभागों, डिपार्टमेंट को बताना, ये मंत्रिमंडल सचिवालय का एक प्रमुख कार्य हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति ने जो गतिविधियां की, जो भाषण दिए, प्रमुख जो उसमें बातें थी, मंत्री ने कोई डिसीजन ले लिया, कोई योजना की बात कर दी, तो उसके बारे में ये दूसरे डिपार्टमेंट को बताता है कि इस पर्टिकुलर मंत्री ने ये बातें कही हैं, ये इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है और ये इस दिन से अपनी योजना को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो पूरा का पूरा जो विभाग है ना, मंत्रिमंडल, जो अलग अलग जो मंत्रालय हैं, वो हैं तो एक ही पार्टी के होंगे ना, वो अलग अलग पार्टी की सरकार तो है नहीं, एक ही पार्टी की सरकार बनती है, तो सभी नेताओं को, जो नेता हैं उन्हें पता होना चाहिए, इसीलिए ये सारी गतिविधियाँ होती हैं। समस्याओं का कठिनाइयों को दूर करने, कार्य में विलंब और को नियंत्रित करने के लिए भी समन्वय की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मंत्रालय सरकारी कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। विशिष्ट मुद्दे या मामलों पर चर्चा के लिए समितियां बनाई जाती हैं और ये बैठकें कैबिनेट सचिव के अधीन होती हैं। कैबिनेट सचिव मतलब मंत्रिमंडल का ही जो सचिव है वो। अब कई बार कई सारी समितियां नियुक्त की जाती हैं जो कि कई सारे मामलों की जांच करती हैं, मुद्दों की जांच करती हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है, कोई नया मुद्दा आ जाता है, कोई नया इशू आ जाता है, तो उसकी जांच के लिए एक विशेष समिति की नियुक्ति की जाती है। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि उसकी बैठकों का जो अध्यक्ष वगैरह होगा वो कैबिनेट सचिव होगा या कैबिनेट के सचिव के अधीन उसकी बैठकें होंगी। तो मतलब यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो मंत्रिमंडल का जो सचिवालय है उसकी काफ़ी अहम भूमिका होती है। अब यहाँ पे कुछ और बातें भी हैं, उनको भी समझ लो। हालांकि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा कैबिनेट समितियों और मंत्रिमंडल को प्रदान की जाने वाली सचिवीय सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हालांकि छोड़ो, निम्नलिखित बातें शामिल हैं जो कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय और कैबिनेट समितियों से संबंधित यहाँ पे कुछ बातें हैं, इनको समझ लो। एजेंडे का प्रसार और तैयारी करना, कार्यसूची में कागजातों के परिचालन से संबंधित मामलों का होना, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों और कार्यान्वयन की निगरानी करना, चर्चाओं का रिकॉर्ड तैयार करना। अब देखो, जो मंत्रिमंडल का जो सचिवालय है वो कई सारी चीज़ें देखता है। अब देखो, मंत्रिमंडल के सचिवालय के अंडर में कई सारी कैबिनेट समितियां भी बन जाती हैं जो अलग अलग जो भी इशू हैं उनके ऊपर जांच करती हैं, या जो भी चीज़ें डिसीजन वगैरह लेती हैं या फिर रिपोर्ट तैयार करती हैं। ये सारी चीज़ें मंत्रिमंडल के सचिवालय के अधीन ही होती हैं। अब इसी में शामिल है मंत्रिमंडल का जो सचिवालय है, जो ऑफिस है, वो अपना देखता है कि आज का एजेंडा क्या है, हमें किस चीज़ के बारे में बात करनी है, रिसर्च करनी है, किस पर रिपोर्ट तैयार करनी है, ये सारी चीज़ें देखता है। इसके अलावा अब कई सारी रिपोर्ट तैयार हुई हैं तो कागजातों पर ऑफिशियली या औपचारिक रूप से उन मामलों को लिखा जाए, उनको मतलब प्रमाणित करके रखा जाए, तो कागजात वगैरह से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो उसको करते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों और कार्यान्वयन की निगरानी। अब जो मंत्रिमंडल ने कई बार मीटिंग बैठती है सरकार की, जिसमें प्रमुख रूप से मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, बड़े बड़े मंत्री अपनी मीटिंग बुलाते हैं। तो मंत्रिमंडल की जो मीटिंग होती है, ठीक है,
उसने जो निर्णय लिए गए हैं उसका रिकॉर्ड रखना, उस पर निगरानी रखना, उसको लागू किस तरह से किया जाना ये भी देखना, और रिकॉर्ड तैयार करना, जो भी चर्चाएं हुई हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं मंत्रिमंडल के सचिवालय में। मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य और भूमिका: सचिवों की समिति, मंत्रिमंडल समितियों की कार्यवाही संबंधित कार्य है करना है। मंत्रिमंडल सचिवालय प्रशासन के नीति निर्माण में ना तो कोई गतिविधि साधन है और ना ही प्रवर्तन एजेंसी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का सचिवालय है वो एक व्यवस्था प्रदान करने की कोशिश करता है, बस वो अपने कार्यों को कर रहा है। वो उसके कार्य किन बातों से संबंधित हैं, जैसे कि कोई समिति वगैरह गठित की गई है, कैबिनेट समिति वगैरह, जिसमें तो उसमें सचिव काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाते हैं और मंत्रिमंडल का सचिवालय उसको नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इसके अलावा कुछ मंत्रिमंडल की समितियां हैं या दूसरे जो कार्य हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उनको संतुलित करने की कोशिश करता है मंत्रिमंडल का सचिवालय। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सचिवालय कोई कानून बना दे, तो ये कोई कानून बनाने की एजेंसी नहीं है, ये कोई कानून लागू करने की एजेंसी नहीं है। ये बस क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है, देख रेख करता है, बस इतना ही। तो यहाँ हमने मंत्रिमंडल के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी बातें कर ली। हो सकता है कुछ बातें नहीं समझ में आई बट फिर भी आगे आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक अब आपके लिए ईजी हो जाएगा, जो कि है प्रधानमंत्री का कार्यालय, PMO। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री का भी अपना एक ऑफिस होता है, अपना एक कार्यालय होता है, जहाँ पर उसको जाकर साइन वगैरह करने होते हैं। हालांकि अब वो वहाँ जाए ना जाए वो बात अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री का अपना एक कार्यालय होता है। प्रधानमंत्री के पास लोग अपनी कुछ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो इसी के लिए कार्य और कई सारे कार्य करने पड़ते हैं उसको, इसीलिए उसका एक कार्यालय होता है। भारतीय संविधान में है भी। और ठीक है, भारत में एक प्रधानमंत्री का कार्यालय है जिसे हम PMO शॉर्टकट में कहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा सा मैं हल्का सा बताऊँ तो यहाँ पर कई सारे कर्मचारी होते हैं, कई सारे सचिव वगैरह होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के जो मेन कार्य हैं उनको नहीं करते, लेकिन जो साइड के जो कार्य हैं, जैसे कि कागज़ तैयार करना, प्रधानमंत्री को क्या आगे चीज़ें करनी हैं उसको ध्यान में रखना, कहाँ से कौन सा समझौता हुआ है तो उसको तैयार करना, बस प्रधानमंत्री को यहाँ पर ध्यान से समझकर सारी बातों को सोच समझकर साइन वगैरह करना होता है, बस। कार्यालय में बहुत सारे लोग होते हैं, सचिव वगैरह होते हैं जो बहुत सारे कार्य यहाँ पर करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार, जो भारत की सरकार है उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं होता, राष्ट्रपति तो देश का प्रमुख है, सरकार का नहीं। क्योंकि भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, इसलिए प्रधानमंत्री ही सरकार के कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं। अब सरकार जो भी काम करती है उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री को उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री सभी मंत्रालयों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब प्रधानमंत्री ही सबसे मेन एक व्यक्ति माना जाता है सरकार का। अब अलग अलग मंत्रियों के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा जो अलग अलग मंत्रालय हैं वो जो भी काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर भी होती है। ठीक है, इसीलिए प्रधानमंत्री सभी मंत्रालयों के जो कार्य हैं उनकी देखरेख करते हैं। अब डायरेक्टली प्रधानमंत्री नहीं देखते, हालांकि उनके जो सचिव वगैरह हैं वो निगरानी बनाए रखते हैं कि कौन सा मंत्रालय क्या काम कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय, PMO, प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायक प्रदान करता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे सचिव वगैरह होते हैं जो सहायता करते हैं प्रधानमंत्री की, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव करते हैं। अब इसी में PMO के अंतर्गत ही एक प्रधान सचिव भी होते हैं, सेक्रेटरी भी होते हैं, एक प्रधान। प्रधानमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार विरोधी इकाई शामिल होती है उन मामलों में जहां प्रधानमंत्री उन सभी मामलों के प्रभारी मंत्री होते हैं जिनके लिए मंत्री स्तरीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यदि कोई आदेश के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें उपयुक्त राज्य मंत्री को नहीं सौंपा जाता है। देखो दोस्तों, मंत्री भी कई स्तर के होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर और भी नीचे के मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री जो कि काफ़ी नीचे के मंत्री होते हैं माना जाता है इन्हें। अब कोई बड़े मंत्री स्तरीय कार्य होते हैं तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री को ही सौंपे जाते हैं, जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उन्हीं को सौंपे जाते हैं, राज्य मंत्री को नहीं।
भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, जहां संबंधित कागजातों को मंजूरी, सुझाव, टिप्पणियों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष भी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संचालित होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होता है वो काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाता है, कई सारे उसके पास कार्य होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है जो राष्ट्रीय रक्षा कोष है, जिसमें कई सारे पूरा देश या विदेश से अनुदान लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति अनुदान दे सकता है, एक तरह से दान दे सकता है राहत कोष वगैरह में। तो ये जो प्रधानमंत्री के राहत कोष होते हैं, रक्षा कोष, राहत कोष, ये प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा इसको संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। प्रधानमंत्री तो नहीं देखेगा ना कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे कलेक्ट हो गए। प्रधानमंत्री का कार्यालय ये सारी चीज़ें संभाल लेता है। जैसे कि मान लो अब कई सारी जो पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, हम देखते हैं कि ट्विटर पर उनके द्वारा कई सारे संदेश भेजे जा रहे हैं, कई सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब वो लोग जो बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी, केजरीवाल, ये लोग खुद थोड़े ना कर रहे हैं कंप्यूटर पर बैठ के। इनके जो ऑफिस वगैरह है वहाँ पर होता है ये सारा काम। तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी आप समझो, प्रधानमंत्री का अपना ऑफिस है, वो कई सारी चीज़ों को संभालता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत तौर पर ध्यान निम्नलिखित मुद्दों पर की ओर रहता है। तो जो मेन व्यक्तिगत जो ध्यान है वो किन मुद्दों पर रहता है यहाँ पे बताया गया है। रक्षा संबंधित मुद्दे। अब रक्षा से संबंधित अगर कोई मुद्दा है, युद्ध वगैरह से संबंधित कोई मुद्दा है, तो प्रधानमंत्री पर्सनली उस चीज़ पर गौर करते हैं। काफ़ी चीज़ें तो कार्यालय खुद संभाल लेता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे कि रक्षा से संबंधित मुद्दे, तो उस पर प्रधानमंत्री खुद गौर करते हैं। न्यायिक नियुक्तियाँ, कोई जैसे कि न्यायिक नियुक्तियाँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कोई बात है जिनके लिए वरीयता अनुमोदन आवश्यक हो। वे नीतिगत मामले जो कि सिविल सेवाओं और सुधारों के प्रशासन से संबंधित हों, कोई सुधार से संबंधित मामले हैं। सभी प्रमुख निर्णय जो मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित हो, कोई निर्णय लेना है मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित, तो प्रधानमंत्री उस पर ध्यान देता है। नीति निर्माण, कोई पॉलिसी बनानी है किसी प्रमुख मुद्दे को लेकर, तो उसमें पर्सनली ध्यान देते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस आ गया, तो भाई एक प्रमुख मुद्दा था ये, अब इस पर तो पर्सनली ध्यान दिया है ना, नरेंद्र मोदी जी ने या पीएम ने पर्सनली ध्यान दिया और उन्होंने डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस वगैरह की, जनता के सामने डायरेक्टली वो आए, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो डायरेक्टली इन्होंने ध्यान दिया, नीतियों के बारे में बताया। तो जो प्रमुख मुद्दे होते हैं उस पर व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा विचार किया जाता है। राज्यों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा विशेष पैकेजों की घोषणा। भारत में तैनात आयोग के विदेशी प्रमुखों के लिए समझौते के अनुदान के लिए अनुरोध करना। अब कोई विदेशी समझौते से संबंधित कुछ अनुदान वगैरह की बात है, जैसे कि अनुदान देना या लेना, तो इससे संबंधित चीज़ों पर भी ये ध्यान देते हैं। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की नियुक्तियां, चुनाव आयोग की नियुक्तियां, संवैधानिक समितियों, आयोगों के सदस्य, जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, उसकी नियुक्ति करना, तो इन सब चीज़ों पर भी ये पर्सनली ध्यान दिया जाता है पीएम के द्वारा। भारतीय संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय नीति निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जैसे कि भारत में तैनात आयोग के विदेशी प्रमुखों के लिए समझौते के अनुदान का, ये हमने अभी पढ़ा था वैसे, ये पॉइंट लगभग अभी हमने पढ़ लिया, तो इसको आप छोड़ो, कट करो। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन समझ लो दोस्तों। देखो क्या है कि चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड इसलिए है क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है। अब इसमें कई सारी बातें की जाती हैं, हो सकता है कि अब आपको समझ ना आ रही हो डायरेक्टली। अब अभी आपने ज़्यादा कॉलेज में एंटर भी नहीं किया, ज़्यादा चीज़ें पढ़नी भी शुरू नहीं की हैं बड़े लेवल की, तो हो सकता है डिफ़िकल्ट हो। अब कोई बड़े सेमेस्टर का, कोई ऊँचे सेमेस्टर या ऊँची मतलब लेवल का और भी अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा होता है इन चीज़ों को, आगे के सेमेस्टर का व्यक्ति अगर कोई पढ़ता है इनको, तो काफ़ी बेटर तरीके से उसको समझ में आता। क्योंकि यहाँ पे कुछ कठिन कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और कार्यालय, सचिवालय, और कई चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको जल्दी समझ में ना आ रही हों, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हों। लेकिन दोस्तों आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझो कि आपको कुछ कठिन भले ही मिल रहा है, बट आप अभी कम उम्र में ही काफ़ी नॉलेजेबल हो जाएंगे। तो कोई नहीं, डिफ़िकल्ट है वो, डिफ़िकल्ट सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए डिफ़िकल्ट है। तो लेवल जो है वो समान है, तो आप इस लेवल को अपना पूरा तरह आगे बढ़ने की कोशिश करो। जितनी भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अब बस आप ये काम करना कि एक बार थोड़ी देर बाद वीडियो को एक बार और देख लेना।
अभी मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, बढ़ूँगा आगे, बस यही थोड़ा सा कंक्लूजन कर दूँ कि आप लोग बहुत प्रॉब्लम में हो रहे होंगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो समझ आसानी से नहीं आएगा, डिफ़िकल्ट है मैं मानता हूँ, बट ऐसा भी नहीं कि नामुमकिन है। तो समझ में आएगा, धीरे-धीरे आएगा, बस आप धैर्य बनाए रखें, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन-सी बात आपको लर्न करनी है, कौन-सी बात लर्न नहीं करनी, कौन-सी चीज़ें रटनी है, कौन-सी नहीं रटनी। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहें, वो चीज़ें आपको मैं बता दूँगा, तो क्लियर हो जाएँगी काफ़ी बातें। अब हम प्रशासन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अब प्रशासन में सुधारों की पहल की बात करते हैं। एक्चुअली जैसा कि हम जानते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, जो लोक प्रशासन रहा है, उसमें हम देखते हैं कई सारे भ्रष्टाचार देखने को मिलते हैं। आज भी हम सुनते हैं कई सारे आईएएस, आईपीएस ऑफिसरों के घर में कई सारे लाखों, करोड़ों रुपए की नोट बरामद हो रही हैं। मतलब पैसा बरामद हो रहा है, तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार को दर्शा रहा है। तो कई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इसीलिए इस और ये आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से है। यहाँ पे भ्रष्टाचार या बेकार जो चीज़ें हैं, यहाँ पर चली आ रही हैं प्रशासन के क्षेत्र में। इसीलिए यहाँ पर सुधारों की आवश्यकता हमेशा से ही महसूस की गई है और इसके लिए देश की आज़ादी के बाद कई सारे काम किए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं उनके ऊपर। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि एक निगरानी रखता है भ्रष्टाचार के ऊपर, ठीक है? 1964 में प्रभावी हुआ, मतलब 1964 से इसने अपना काम शुरू किया, जो कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक है? तो अगर हम पहल को देखें, प्रशासनिक सुधारों में प्रमुख पहल को देखें, तो एक था 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। आई थिंक इसको सीवीसी ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है? सीवीसी कहते हैं आई थिंक। काफ़ी दिन हो गए मुझे भी पढ़े हुए, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बाकी मैंने काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ा था। पहले प्रशासनिक सुधार, जो पहला प्रशासनिक सुधार था वो एआरसी, जिसको एआरसी की अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी, और बाद में 2005 में दूसरा एआरसी प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एआरसी बनाया गया और इसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की। अब देखो, प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसको हम शॉर्ट में एआरसी कहते हैं, ठीक है? प्रशासनिक सुधार आयोग। अब 2 बार एआरसी का गठन किया गया है, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है। एक बार 1966 में किया गया था, जिसमें मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे। हालांकि ये फिर अध्यक्ष पद से कुछ समय बाद हट जाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन हम बात करें दोबारा, तो 2005 में दोबारा एआरसी यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली के द्वारा की जाती है और ये अपनी सुझाव वगैरह देते हैं, जिसके तहत कई सारे रिफॉर्म्स की बात होती है। 19 फरवरी 1999 को भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नौकरशाही में शोषण और भ्रष्टाचार के अस्तित्व के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को संबोधित किया और नौकरशाही में इस भ्रष्टाचार को किस प्रकार से रोका जाना चाहिए और नौकरशाही को सीधे भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाया जाए तथा कैसे नौकरशाही में पारदर्शिता लाई जाए, इसके संदर्भ में बात कही। तो ये सारी बातें थी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ज़्यादा समझना नहीं है, इतना ठीक है, आ गया समझ में काफ़ी बेटर तरीके से यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या चीज़ें लर्न करनी है, क्या चीज़ें रटनी है, क्या चीज़ें रटनी नहीं है। देखो, इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से एक बार 2 बार देखो, जितनी बातें समझ में आ रही है उसको एब्जॉर्व करो, उसको अपने छोटे-छोटे नोट्स बना लो, उसमें ऐड कर लो। जो चीज़ें, जो वर्ड आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, उसको स्किप करो, हटाओ उसको, दूर रखो उसको। आपको धीरे-धीरे आगे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है? कोई चीज़ आपको दिक्कत दे रही है, कोई पॉइंट है, मान लो थर्ड पॉइंट यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, मान लो ये थर्ड पॉइंट आपको नहीं समझ में आया एग्जाम्पल के लिए, तो आप इस थर्ड पॉइंट को हटाओ, आप फोर्थ पॉइंट को ले लो, स्किप कर दो। जो चीज़ें हार्ड लग रही हैं ज़्यादा, स्किप करो, क्योंकि आपके पास मटेरियल इनफ हो गया है। इतना डिटेल में आपको पढ़ाया गया है कि अगर आप थोड़ी कम नॉलेज भी रखेंगे तो आपके लिए वो नॉलेज बहुत होगी। बस यही कहूँगा कि वीडियो को 1-2 बार देख लेने से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी बात नहीं भी समझ में आती तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर भी कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।